वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में साउथ सिटी पीसीएमबी में। तो बच्चों, जैसा कि नाइन्थ का हमने आपसे पहले ही बताया था कि नाइन्थ में हम लोग सेकेंड टर्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी एग्जाम्स आप लोगों के चल रहे थे। तो अब सेकेंड टर्म में हम लोगों का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओवरऑल अगर हम देखें इन दोनों चैप्टर्स में, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनमें एक सबसे पहला है कि बच्चों को रिएक्शंस नहीं मालूम होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू राइट द रिएक्शंस। और रिएक्शन चूँकि क्लास 10 से क्या केमिस्ट्री का मतलब है दैट मीन्स द रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि केमिस्ट्री होता क्या है, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि जब मैटर के प्रॉपर्टीज की, कंपोजिशन के और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक, तो इस क्रम में हमारा जो पहला चैप्टर था मैटर इन और सराउंडिंग, और दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट टर्म एग्जाम में पढ़ा था। अब जो हम लोगों का सेकंड टर्म आ रहा है, उस सेकंड टर्म में हम लोग देखेंगे ये दो चैप्टर पे हम लोगों को फोकस करना है। एक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और एक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इनमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे एक आपका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और जब हम केमिकल फॉर्मूले को बनाना जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे रिएक्शंस को लिखेंगे, इजंट इट। तो शुरुआत हम करते हैं पहले लॉज से। किससे? लॉज, LAWS, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किससे करते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वैसे तो देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, दिस नॉट ए सिंगल लॉ, दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लॉज। 5 नियमों का जो संगठन या संगठित समूह होता है, उसी को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक्चुअल में क्या जरूरत पड़ गई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की? तो बात यह आ गई कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो वाई एटम्स कंबाइन, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, फिर हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, तो एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। ये इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कोई नियम नहीं मालूम थे लोगों को, दे डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट। तो उन लोगों ने कई फुटकर में छोटे छोटे नियम बनाए, जिनमें से पहला नियम बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था वो ये था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, इसे सिर्फ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसी की तरह तो एटम बना। एटम क्या है? एटम मीन्स आत्मा। आत्मा जैसे अजर अमर है, ना इसे कोई मार सकता है ना इसे कोई काट सकता है, खाली एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो सकती है। उसी तरीके से यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने भोजन आया, भोजन मीन्स फूड, और हमने फूड को खा लिया। जब हमने खाना खाया तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई? केमिकल एनर्जी। नाउ हमने क्या लिया? सांस लिया ना। सांस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग? कंफ्यूज्ड? ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। कैसे अलग है? ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है, while respiration, जो respiration that is biochemical process, respiration is a biochemical process। तो हम बात करते हैं, जब breathing की बात करते हैं, तो breathing is the simply phenomena of exchange of gases between the alveoli of the lungs and the environment। ठीक है, हम सांस को खींचते हैं, सांस मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिया, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में गया, और हमारे फेफड़े में जो एल्वियोली थे उसमें ये ऑक्सीजन भर गया। तो दिस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमने सांस छोड़ी, ये जो सांस रिलीज की, दिस आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है, इसके लिए एक शायरी बनी है, इफ यू विल ब्रीथ यू विल रेस्पायर, इफ यू डोंट ब्रीथ यू विल एक्सपायर। अगर आप सांस लोगे तो आप जिंदा रहोगे, आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। ठीक, तो इन दिस वे, अब जब ये ऑक्सीजन अंदर गया तो ये ऑक्सीजन धीरे धीरे फिर हमारे हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होते हैं ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और वो कैरी करके हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक, और जो सेल होते हैं उन सेल को अब परफॉर्म करना होता है रेस्पिरेशन। क्या करना पड़ता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज ए ब्रेक डाउन ऑफ द बायोकेमिकल
नॉट बायोकेमिकल, यू कैन से, मतलब कैसे फूड कह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी डिफाइंड एज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन वो जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर का जो खाद्य पदार्थ होता है, जटिल खाद्य पदार्थ होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। तो रेस्पिरेशन में भी डिफाइंड एज द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म एक टर्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो संपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म होता है दैट इज सिंथेसिस और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो ब्रेकडाउन। आप सोच रहे हो कि सर आप तो हमको बायोलॉजी पढ़ाने लगे, एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ना वो फिजिक्स के साथ में भी है, बायो के साथ में भी है और नॉर्मल तो है ही है। जैसे अगर बायो के साथ में तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स के साथ में तो उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो मेरे बताने का यहां पर मकसद क्या था कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और बाहर भी होती हैं, लेकिन देयर इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ कंफ्यूजन कि जैसे कोई भी चीज कैसे होती है। लोग कंफ्यूज थे कि ब्रीथिंग है कि रेस्पिरेशन है, दोनों को एक समझ रहे थे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन द सेम मैनर लोग नहीं जानते थे कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, बिल्कुल नहीं मालूम था उनको। बने रहिएगा, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप पूरा इसको समझेंगे और सुनेंगे तो। ठीक है, तो हुआ क्या कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं एग्जैक्टली उस समय उनको नॉलेज नहीं थी, तो कुछ लॉज बने, कुछ नियम बने और उस नियम के तहत ही बताया गया कि कैसे एटम्स कंबाइन करते हैं, जिनमें से पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन बात आती है दिया किसने था इसको, तो इसको दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री जो थे। कौन थे फादर ऑफ केमिस्ट्री? यस, एंटोनी वॉन लेवोसियर। जो लेवोसियर थे ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो जो लेवोसियर थे इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड या मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास कभी बनता है ना कभी मास डिस्ट्रॉय होता है। टोटल मास ऑफ द केमिकल reactants as well as products always remains the constant। जो total mass reactants और products का होता है they always remains conserved during the course of a chemical reaction। For example, जैसे हमने कहा कि हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, this is the formula of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको हमने हीट किया, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड टूट जाएगा। किस में टूटेगा? दिस विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप बने रहेंगे हमारे साथ तो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी कि कैसे फॉर्मूले को हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा CaO, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हमने साथ में लिखा CO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नाउ जस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एटॉमिक मासेस। हम लोगों को एटॉमिक मास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि एटॉमिक नंबर जो होता है, तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में मैंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है, जिसे मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एंड बाय द वे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास या हम कह सकते हैं मास नंबर, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करते हैं तो वो एटॉमिक मास या मास नंबर कहलाता है। ठीक, तो ऐसे में और जनरली होता क्या है ना कि एटॉमिक नंबर के नियरली डबल ही एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, अभी हम एक जनरल लेते हैं 40, कितना है 40, तो दिस इज 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इट इज 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इट इज 16, और जो नीचे वैल्यू दी होती है ना इसी से मल्टीप्लाई होता है। हमने कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 लिख लिया, कार्बन का 12 लिख लिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये हमारा आया 40 प्लस 12, ये कितना हो गया 52 प्लस 16 3 जा 48, टोटल कितना हो गया 100। अगर इसको हम ग्राम में कंसीडर कर लें तो इट इज 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम। हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम का एज यूजुअल 40, ऑक्सीजन का 16,
प्लस इधर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका कितना हो गया 56, ये कितना हो गया 32 और प्लस 12 44, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम्स। सो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट LHS इक्वल टू RHS, हमने देखा कि LHS RHS के बराबर है, and hence it is proved according to the law of conservation of mass, total mass of the reactants are always equal to the total mass of products during the course of a chemical reaction। यानी किसी chemical reaction के दौरान जो total mass रिएक्टेंट का होता है, रिएक्टेंट का मतलब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं ताकि चेंज हो उनके अंदर, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो फॉर्म हो आफ्टर द रिएक्शन। जबकि हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड हियर कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो सॉलिड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सब का सब हमारे पास तोड़ ना पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा तो 56 ग्राम ही ना सिर्फ। लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि 44 ग्राम किसी ना किसी फॉर्म में निकल कर गया है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एंटोनी वॉन लेवोसियर, लेवोसियर के हिसाब से हमने ये कहा कि मैटर कैन नॉट बी, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो लॉस और गेन, कोई भी लॉस नहीं होता है, कोई भी गेन नहीं होता है इन ए मास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एंड दिस वाज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो अब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप सिंपल फॉर्म में बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स and total mass of the products are always remain the same during the course of a chemical reaction। ठीक, या हम कह सकते हैं there is no loss or no gain in the mass in course of a chemical reaction। ठीक, या हम कह सकते हैं कि mass of the reactants and products are always conserved during the course of a chemical reaction, या हम कह सकते हैं mass of the reactants and products are always constant during the chemical reaction। क्लियर? तो ये एक पहला नियम था जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है। क्लास 9th में सिर्फ 2 ही नियम है, ठीक है, सिर्फ 2 ही नियम है, ओवरऑल 5 है। दूसरा जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, दिस वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। क्या आप बता सकते हो उस फ्रेंच केमिस्ट का नाम क्या था? उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार दिया था, और उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट, एवरी प्योर कंपाउंड, जितने भी शुद्ध कंपाउंड होते हैं, एवरी प्योर कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, वो सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं कंबाइंड इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। आई रिपीट इट अगेन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एवरी प्योर कंपाउंड, कोई भी प्योर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, एवरी प्योर कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, वो सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं और सेम प्रपोर्शन में भी कंटेन करते हैं मास के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर लिया तो इट कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये इसको ये कंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो H है, ये H का कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज 2। हियर ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सो इट इज 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 रेशियो। किस रेशियो में हो गए? 1:8। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वाटर कहाँ का है, दैट इज फ्रॉम स्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम वेल, दैट इज फ्रॉम हैंड पंप, दैट इज फ्रॉम सी। पानी पानी होता है, उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, और अगर H2O है तो इसका मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला जो वाटर होगा। लेकिन सर जैसे झील का पानी अलग है और समुद्र का पानी अलग है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो मैंने एक टर्म कहा ना, एवरी प्योर कंपाउंड, दैट मीन्स प्योर वाटर। वाटर मस्ट बी प्योर, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द आयनिक इंप्योरिटीज और इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द अदर इंप्योरिटीज। अगर उसमें कोई और गंदगी नहीं मिली हुई है तो यार, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो हिंदू मुसलमान या सिख या ईसाई होता है? नहीं, वो तो जिस घर में पैदा होता है उसका संस्कार होता है। तो हर बच्चे की एक ही आइडेंटिटी होती है कि वो ऊपर वाले का बच्चा होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस परिवार में वो गिरता है उसके फिर जो संस्कार होते हैं वो उसको उस धर्म का बना देता है। ऐसे ही पानी तो बिल्कुल शुद्ध है, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज ऑर्डरलेस, वाटर इज टेस्टलेस। वाटर का तो ना कोई कलर है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई टेस्ट है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। लेकिन वही पानी, उस पानी को अगर समुद्र के खारापन मिल जाता है तो खारा पानी हो जाता है। अगर वो नदी में चला गया और कुछ और इंप्योरिटीज मिल गई, एर्सेनिक मिल गया, तो उस हिसाब से कुछ अलग उसकी क्वालिटी हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्मूला होगा वाटर का, इट विल रिमेन सेम, H2O। और अगर H2O फॉर्मूला है तो इसका मतलब कि उसका रेशियो क्या होगा? 1:8 ही होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड,
यू आर ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनी सोर्स, आप किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे हैं। आप चाहे कार्बन को यानी कोयले को जला रहे हो ऑक्सीजन से, ठीक है, यू आर बर्निंग कोल, यू आर बर्निंग ग्रेफाइट, यू आर बर्निंग मीथेन, यू आर डायरेक्टली making reaction of any type of carbon compounds whose formula is carbon and it is producing carbon dioxide। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमेशा उसका फॉर्मूला तो CO2 ही रहेगा ना। अब अगर वो CO2 ही है तो ऐसे में हम CO2 को देखें, इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक। अब अगर एक कार्बन है तो इसका मतलब ये हो गया 12 और ये हो गया 32, हो गया ना। तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो। तो वी कैन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो डजेंट मैटर कि फ्रॉम विच सोर्स इट इज बीइंग ऑब्टेन, किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमेशा उसका फॉर्मूला क्या होगा? 3:8 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये 2 लॉज थे हमारे। इसके अलावा हमारे 3 लॉज और भी हैं इसके बारे में, जिसमें एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और उसके बाद एक हमारा लॉ है जो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और एक 5वां लॉ है जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो कोई बात नहीं, आप क्लास 9th के हो, इससे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको 5 लॉज जानने चाहिए। तो पहला लॉ ये हो गया, दिस इज द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ of combining volumes, and the 5th law is एवोगैड्रोस लॉ। 5वां लॉ जो है कौन सा है? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। तो दीज आर द 5 लॉज। कौन से हैं? 5 नियम हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, फिफ्थ एवोगैड्रोस लॉ। और आप ये ध्यान रखिएगा 9th में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वही हमारे सबसे ज्यादा काम आता है क्लास 11th में। ठीक है। और 11th में स्टार्टिंग में ही जो पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें स्टार्टिंग में हमारे लॉज ही आएंगे। ठीक है। तो 2 लॉज आपको क्लियर हो गए हैं। और जो तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, एक ही एलिमेंट, द सिंगल एलिमेंट इज कंबाइनिंग विथ अनदर एलिमेंट इन सच ए वे that the second element is always in the simple whole number ratio with each other। For example, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो यही कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO बनाता है और यही कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है। तो सेम एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद द सेम टाइप ऑफ एटम्स इन डिफरेंट मैनर, एक ही एटम से डिफरेंट मैनर में कंबाइन कर रहा है और ये 2 कंपाउंड बना रहा है। द फर्स्ट कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर हम देखते हैं तो कार्बन क्या है? 12 रेशियो, ऑक्सीजन कितना है? 16। यहां पर है 12 रेशियो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32। ठीक। कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, 12 लिखा। ऑक्सीजन का 16 था, 16 लिखा। कार्बन का 12 है, 12 लिखा। यहां 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 लिखा। अब ये दोनों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल बी सेम, पर यहां 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, देन दे विल बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2। ये क्या रेशियो करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो। इसी तरीके से NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 ये कंपाउंड भी बनाते हैं, उसमें 16 32 ऐसे करके होता है, तो 1:2 3 4 5 ये रेशियो होता है। तो ये 3 नियम आपके लिए सफिशिएंट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों नियम समझ में आए होंगे। रही बात एवोगैड्रोस लॉ की या गे-लुसैक्स लॉ की, तो ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपके कोर्स के हिसाब से चलेंगे, NCERT के बियॉन्ड नहीं चलेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके एग्जाम में आप अच्छी सफलता पाएँ हमारे इस एपिसोड को देखकर। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल की, और इसके साथ में हम जो आगे कॉन्सेप्ट है उसको हम देने की कोशिश करेंगे, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ में हम आपके साथ आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है। तो आप इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो इसको और लोगों को भी बताइए। थैंक यू।